आप सभी का स्वागत है। जब भी शेंगन वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो उसमें आपने देखा होगा कि एक बड़ा कॉमन रीज़न होता है कि पर्पस एंड जस्टिफिकेशन वाला, कि आपका जो इंटेंडेड स्टे था वो नॉन रिलायबल था, यानी उसका पर्पस जो था वो नॉन रिलायबल था, या फिर उसकी जस्टिफिकेशन थी वो नॉन रिलायबल थी, या कई बार नॉट फाउंड भी आ जाता है कि भाई ऐसा कुछ था ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो ये पर्पस और जस्टिफिकेशन वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है जो 90% से ज़्यादा शेंगन वीज़ा रिफ्यूज़ल्स में देखा जाता है, इसका बेसिकली मतलब क्या है और ये क्यों आता है। कई बार आपने देखा होगा कि ये वाला पॉइंट क्लिक नहीं होता, सिर्फ इंटेंशन वाला ही क्लिक होता है। कई बार आपने देखा होगा इस पॉइंट के साथ साथ इंटेंशन वाले पॉइंट को भी क्लिक कर दिया जाता है। इंटेंशन वाले मतलब कि जिसमें काउंसलर कहता है कि हमें आपकी इंटेंशन पे डाउट है कि आप वीज़ा एक्सपायर होने से पहले शेंगन स्टेट को या शेंगन टेरिटरी को नहीं छोड़ेंगे। सीधी सी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम जस्टिफिकेशन, वो तो चलो इंटेंशन वाला पॉइंट है, उसके ऊपर किसी और दिन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम पर्पस और जस्टिफिकेशन वाले पॉइंट पे फोकस करते हैं। पर्पस और जस्टिफिकेशन, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि आपके जाने का वहाँ पे जो पर्पस है और उसका जो आपने पर्पस को एक्सप्लेन करने के लिए या उसको जस्टिफाई करने के लिए जो भी जस्टिफिकेशन काउंसलेट के आगे प्रोड्यूस किया है वो उनको अनरिलायबल लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पे मिस्टर ए है। मिस्टर ए कहते हैं कि भाई हमें फ्रांस जाना है फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म, और वो वहाँ पे काउंसलेट को अपनी फाइल प्रेजेंट कर देते हैं। काउंसलेट उसे अच्छे से देखता है, रिफ्यूज़ करके इसी रीज़न पे क्लिक कर देता है। उसमें उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा कि भाई मिस्टर ए ने बोला है कि वो टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मैं आपके देश में आ रहा हूँ, मैं टूरिज्म के लिए आ रहा हूँ, ये मेरा बिजनेस है या मेरी जॉब है, उसके पेपर्स हैं, ये मेरी अकाउंट स्टेटमेंट है, ये मेरे टैक्स रिटर्न्स हैं, और जी ये मेरे सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देख लीजिए, मैंने ये ट्रैवल करना है, ये मेरे फ्लाइट्स और ये मेरे होटल वाउचर्स हैं, आप सारी चीज़ें देख लीजिए, मैंने ये अपना प्लान बनाया हुआ है और इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए या इसको अंजाम देने के लिए मुझे एक वीज़ा चाहिए जो आपकी तरफ से मिलेगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप मुझे ये वीज़ा जो है ग्रांट कर दें प्लीज़। यही होता है, सिंपल सी बात है। अब उसमें जस्टिफिकेशन में उन्होंने क्लिक जो लगाया वो क्यों लगाया, ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है इसका सबसे ज़्यादा फोकस जो होता है वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पे ज़्यादा होता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही आप एम्बेसी के रीजंस को लकीर के फ़कीर समझ के एकदम से उस पर आप विश्वास करके बैठ जाएं। कई बार उनसे भी गलती हो सकती है, और कई बार जब भी हम जुडिशियल रिव्यू डालते हैं, JR डालते हैं, उसमें ये डिसीजंस रिवोक कर दिए जाते हैं और वीज़ा ग्रांट भी कर दिया जाता है रिफ्यूज़ल के बाद भी। इसका मतलब यही है, एम्बेसी से भी कभी कभी भूल चूक हो जाती है। तो इसलिए बिल्कुल ही अगर ऐसा ना सोचे कि ये 100% सच होता है, बट आमतौर पे ये देखा गया है कि ये सारा जो पर्पस और जस्टिफिकेशन वाला सिनारियो है ये आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट से ज़्यादा रिलेटेड है। यानी आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस केस में ट्रैवल आइटनरी। यानी आपने जो भी ट्रैवल आइटनरी उनके आगे प्रेजेंट की है कि मेरा डे 1 में प्लान ये है, डे 2 में ये है, डे 3 में ये, डे 4, 5, 6, 7, 8, जो भी जितने दिन का भी आपने ड्यूरेशन दिखाया, उसके अंतर्गत मैंने ये होटल्स अपने बुक करा रखे हैं, मैं इसके वाउचर देता हूँ, उसके अंतर्गत मैंने ये फ़्लाइट अपनी सोची हुई है, इसकी मैं एक आपको आइटनरी देता हूँ, और अगर आप मुझे वीज़ा दे देते हैं तो ये फ्लाइट में बुक करा लूँगा, और मैं ये ट्रैवल इंश्योरेंस प्रेजेंट करता हूँ जो मेरे पूरे स्टे को कवर करता है। अब इसमें पर्पस में इससे ज़्यादा एक्सप्लेन क्या कर सकते हैं, यही तो कह सकते हैं जी मैंने वहाँ पर आके ये पॉइंट है, राइट। आप भी सोच रहे होंगे होटल वाउचर्स लगा दिए, फ्लाइट लगा दी, फिर क्या रीज़न हो सकता है। रीज़न हो सकता है अगर ट्रैवल आइटनरी बहुत प्रैक्टिकल ना हो। देखिए कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि एक देश में जाना है, हमने 15 दिन का वीज़ा डाला और सारा, या 10 दिन का डाला, मान लीजिए फ्रांस की बात कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं, और 10 दिन का इंटायर स्टे पेरिस में दिखा दिया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको 10 दिन का ट्रैवल दे दिया जाए कि आप 10 दिन के लिए ट्रैवल करें, क्या आप ऐसी बुकिंग कराएंगे जिसमें सारे 10 के 10 दिन सिर्फ और सिर्फ पेरिस है। आप भी तो सोचेंगे कि मैं सिर्फ फ्रांस और पेरिस के अंदर ही सारा टाइम क्यों लगाऊं, भाई मैं एम्स्टर्डम भी तो देखना चाहूँगा, मैं स्विट्जरलैंड भी तो देखना चाहूँगा, ज्यूरिख कितना अच्छा है, मैंने कितना सुना है, मैड्रिड और बार्सिलोना तो वैसे ही बहुत फेमस है, वहाँ भी तो जाना चाहूँगा। यहाँ नहीं जा सकता, एटलीस्ट रोम तो देखूंगा, इटली तो जाऊँगा। तो आपके मन में ये थॉट्स आ रहे होंगे। सिमिलरली यही थॉट्स काउंसलर के मन में भी आएंगे कि भाई आपने अगर 10 दिन का ट्रैवल दिखाया है, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप सारा इंटायर अपना सारा स्टे सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन पे दे रहे हैं, और इसमें भी आपने सिर्फ टूरिज्म लिखा है, या तो आपने इन्विटेशन लगाई हो कि वहाँ पर आपका कोई XYZ नोन पर्सन है, कोई रिलेटिव है, कोई भाई बहन है जो आपको इनवाइट कर रहे हैं और आप उनके साथ स्टे कर रहे हो, तब तो ये जस्टिफाइड है। इसीलिए जस्टिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे जस्टिफिकेशन एक्सेप्टेबल है और उसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आप लगा के उनको जस्टिफाई कर सकते हो। लेकिन जब आप ये दिखा रहे हो मैं एक सोलो ट्रिप पे हूँ, या अपने पार्टनर के साथ हूँ, या फैमिली के साथ हूँ, या फ्रेंड्स के साथ हूँ, उसमें एंटायर स्टे पूरा एक डेस्टिनेशन पे फोकस्ड हो, ये नहीं होना चाहिए। और
जितना ये गलत है उतना ही वो गलत है कि आप हर जगह पे दो दिन दिखा रहे हैं। जी मेरा 2 दिन पेरिस में है, उसके बाद तुरंत मैं जा रहा हूँ ज्यूरिक में, 2 दिन वहाँ पे लगा रहा हूँ, फिर इंटरलेकन में जा रहा हूँ, 1 नाइट का स्टे वहाँ ले रहा हूँ, फिर वहाँ से मिलान जा रहा हूँ, 2 दिन ले रहा हूँ, फिर 1 दिन वेनिस ले रहा हूँ, फिर 2 दिन फ्लोरेंस ले रहा हूँ, फिर लास्ट में रोम रुक के फटाफट मैं 11वें दिन वापस आ रहा हूँ, 12वें दिन वापस आ रहा हूँ, वट। अब ये भी तो इम्प्रैक्टिकल आइटनरी होगी। जैसा कि एक पूरा स्टे एक ही डेस्टिनेशन पे नहीं हो सकता, ऐसे ही टच एंड गो वाली डेस्टिनेशंस एक ट्रैवल आइटनरी में नहीं बन सकती। हो सकता है आपका एक्चुअल में यही प्लान हो सकता है आप बैक पैकिंग करते हो, लेकिन आप ये प्लान ना ही इंप्लीमेंट करें, यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अगर ये आपका फर्स्ट ट्रिप है शेंगन में, आप पहले शेंगन एरिया में जा चुके हैं, उसके बाद आप ऐसा प्लान प्रेजेंट करते हैं तो वो फिर भी ठीक है। ओके, आप पहले जा चुके हैं, चीज़ों को देख चुके हैं, यू हैव एक्सपीरियंस, ठीक है, और उसमें आपका अच्छा इमिग्रेशन रिकॉर्ड और सारे फाइनेंशियल स्टेचर जो है मैच होते हैं, तो काउंसलेट को भी कॉन्फिडेंस होता है कि यस आपका जो जस्टिफिकेशन है इस पर्पस को एक्चुअली में जस्टिफाई करता है। तो इसलिए ट्रैवल आइटनरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, इसमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में बात करते हुए हम होटल वाउचर पे आते हैं। कई बार क्या होता है, गलती होती है, अभी थोड़े दिनों में एक वीडियो आपने देखी होगी booking.com के ऊपर कि booking.com के वाउचर हम लगा सकते नहीं लगा सकते। उस पर स्पेसिफिकली मैंने ये चीज़ समझाई थी कि आप कोई भी अगर ट्रैवल आइटनरी दिखाते हो, आप दिखा रहे हो कि आप किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हो, इंडिविजुअल ट्रैवल कर रहे हो, तो आपके होटल वो सिटी के प्रेमिसेस में हो या एटलीस्ट उसके आउटस्कर्ट में टच करते हो, वो आउटसाइड द इंटायर सिटी ना हो, जहाँ पे थोड़े से सस्ते होटल होते हैं। आप वहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर लेंगे, बट ट्रांसपोर्टेशन तो उतना ही महंगा लग गया, टैक्सी वैक्सी जो भी आप करेंगे उतना ही महंगा लग जाता है। तो ग्रुप में वो होटल चल जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बस बुक की जाती है, वो सारे ट्रांसपोर्टेशन को कवर करती है। तो वहाँ से जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं अपनी कॉस्ट कटिंग करते हैं, हम भी करते हैं। ये एक नेचुरल प्रैक्टिस है कॉस्ट कटिंग करने का कि आप थोड़ा सा शहर के बाहर होटल दे दो, साइट सीइंग सारी शहर में दे दो, बस तो है ही, सारा ट्रांसपोर्टेशन आपका एंटायर कवर रहेगा। लेकिन जब बात आ जाती है एक सोलो ट्रैवलिंग पे, इंडिविजुअल या फैमिली ट्रैवलिंग पे, उस केस में ये चीज़ नहीं चलती। आप अगर बाहर का होटल दिखाते हो जो जिसके आसपास यूरियल स्टेशन भी नहीं है, तो उस केस में वहाँ पे इतनी महंगी टैक्सी को लेके आप सिटी सेंटर की साइट सीइंग दिखा रहे हो अपने ट्रैवल आइटनरी में, उसको कैसे जस्टिफाई करोगे? ये तो वही वाली बात होगी। आप उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि आपने दिखाया जी मैं दिल्ली के टूर पे आ रहा हूँ, आप फॉरनर, आप इंडिया में आते हैं, कहते हैं मैं दिल्ली के टूर पे आ रहा हूँ, और होटल आप जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं ग्रेटर नोएडा, या ले रहे हैं मानेसर, या ले रहे हैं पानीपत। तो पानीपत के होटल से आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आप दिल्ली का सिटी टूर करेंगे और सुबह आके शाम को चले जाएंगे? नहीं जस्टिफाई कर सकते, करेक्ट। सिमिलरली वहां पर भी ये चीज जस्टिफाई नहीं हो सकती। आपको सिटी के अंदर के होटल लेने चाहिए। दूसरा यहाँ पे गलती लोग ये भी करते हैं कि सिटी के अंदर होटल लेते हैं लेकिन सिटी सेंटर के होटल ले लेते हैं। अब सिटी सेंटर के होटल तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकते हैं, तो क्या आपका फाइनेंशियल स्टेचर उसको मैच कर रहा है कि आप इतने महंगे होटल ले सकें? अगर आप एक्चुअल में ले सकते हैं तो ही आप शो करें, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। 3 स्टार होटल, बहुत रीजनेबल होटल भी आपको हर जगह मिल जाएंगे। सिटी सेंटर, जैसे दिल्ली का सिटी सेंटर क्या है, कनॉट प्लेस, ये सिटी सेंटर है। अगर बिल्कुल सिटी सेंटर में आप कोई 5 स्टार होटल लेंगे और एक थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में आके पश्चिम विहार या रोहिणी में कोई 5 स्टार होटल लेंगे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी रेट का गैप मिलेगा। वहाँ पे अगर होटल 10-11 हज़ार रुपये का है तो यहाँ पे 5-6 हज़ार रुपये का ईजिली आपको मिल जाएगा। यहाँ को ये फिर भी जस्टिफाइड है कि आप पश्चिम बिहार में होटल ले रहे हैं और वहाँ पे आप पूरे दिल्ली का साइट सीइंग कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। आप रोहिणी में स्टे कर रहे हैं, हर जगह का साइट सीइंग ले रहे हैं, पीतम्बरा में स्टे कर रहे हैं, साइट सीइंग ले रहे हैं, द्वारका में स्टे कर रहे हैं, साइट सीइंग ले रहे हैं, ये सब जस्टिफाइड है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आउटस्कर्ट्स में चले जाते हैं, ग्रेटर नोएडा का स्टे दिखा देते हैं, आप स्टे दिखा देते हैं पानीपत का, तो वो जस्टिफाइड नहीं हो पाता। तो booking.com पे लोग यही गलती करते हैं कि वो होटल की लोकेशन को क्रॉस चेक नहीं करते। यहाँ पर फिर वही जस्टिफिकेशन वाला पॉइंट आता है। booking.com नहीं, आप चाहे अपने किसी भी पोर्टल से बुक कराएं, किसी एजेंट से भी बुक कराएं जिसको आप जानते हैं, आप उनसे भी ये चीज़ रिकन्फर्म करें कि होटल की लोकेशन जो है वो सिटी के प्रेमिसेस के अंदर हो, सिटी सेंटर में ना हो लेकिन विद इन प्रेमिसेस हो। थर्ड आ जाता है फ्लाइट का। अब फ्लाइट में भी ये कैच हो जाता है। फ्लाइट का क्या है कि कोरोना के बाद स्पेसिफिकली आपने नोट किया होगा कि फ्लाइट एक्चुअल में कम हो गई है। पहले जो पेरिस की लेग थी या ज्यूरिख की लेग थी, एक वीक में इनकी ढेरों फ्लाइट्स होती थी। अब एक्चुअल में कैपेसिटी 60-70% ही चल रही है, 30% कैपेसिटी को कम किया गया है, जिसकी वजह से फ्लाइट के रेट अभी बढ़े हुए हैं। और फ्लाइट के रेट ज़्यादा होने की वजह से आपके फाइनेंशियल स्टेचर को और गौर से देखा जा सकता है। तो इसलिए फ्लाइट आप वो लें जो सबसे पहले तो चीपेस्ट आ रही हो। फ्लाइट आपकी चीपेस्ट कौन सी होती है? जो सबसे ज़्यादा नॉन फ्लेक्सिबल होती है, यानी एब्सोल्युटली नॉन रिफंडेबल वाली। अब इसमें आप सिर्फ PNR कॉपी दिखा सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअल में आपसे फ्लाइट की कंफर्मेशन भी मांगी जा सकती है। तो जब आपसे फ्लाइट की कंफर्मेशन मांगी जाए या फ्लाइट कंफर्म बुकिंग मानी जाए, तो सेम एयरलाइन में, सेम सेक्टर में, सेम टाइमिंग में, सेम एयरप्लेन में आप हायर फेयर का
रिफंडेबल फेयर बुक करा के भी लगा सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा, लोग वाया फ्लाइट्स लेते हैं। जब वाया फ्लाइट्स लेते हैं, मान लीजिए किसी ने कहा है कि भाई मैं लंदन जा रहा हूँ लेकिन मैं डायरेक्ट फ्लाइट नहीं ले रहा, मेरी जो फ्लाइट है वो वाया XYZ डेस्टिनेशन से है, तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना होगा क्या उस XYZ डेस्टिनेशन का कोई आपको ट्रांजिट वीज़ा तो नहीं चाहिए। अगर आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा जेपरडाइज हो सकता है हिसाब किताब। तो आप किसी ऐसी डेस्टिनेशन के थ्रू लें जिसमें पहली बात तो ट्रांजिट वीज़ा ना हो, एयरफेयर भी ज़्यादा ना हो और ट्रांजिट बहुत लंबा भी ना हो। थोड़ा बहुत 4-5 घंटे, मैक्सिमम 6 घंटे का ट्रांजिट है, उससे ऊपर ना हो, कोशिश यही करें। ये फ्लाइट के टिकट्स, इस तरीके से होटल वाउचर्स और ट्रैवल आइटनरी जैसे हमने डिस्कस की थी, ये सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। लास्ट में आ जाता है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस जो आपके एंटायर स्टे को कवर करता है, ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ट्रैवल इंश्योरेंस में हम सिर्फ 30,000 यूरो का लेकर चलते हैं क्लेम। अगर आपका छोटा ट्रिप है, 10 दिन तक का है, उससे कम का ट्रिप है, 8-9 दिन तक का ट्रिप है, तो ये ठीक है। लेकिन अगर आपका ट्रिप ज़्यादा लंबा हो जाता है, 14-15 दिन का हो जाता है, तो उसे बढ़ा के 50,000 यूरो का क्लेम का आप इंश्योरेंस डाल सकते हैं जो आपके पूरे ट्रिप को कवर करे। आपको ध्यान ये भी रखना होगा कि आप कौन से काउंसलेट में डाल रहे हैं। अगर आप स्पेनिश काउंसलेट में डाल रहे हैं तो उसमें तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस एक्चुअल में ट्रिप खत्म होने के बाद 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन तक का एक्स्ट्रा दिखाना पड़ सकता है। इस चीज़ को आपको क्रॉस चेक करना होगा। ये ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल वाउचर्स, फ्लाइट जो PNR है और ट्रैवल आइटनरी है, अगर ये ठीक तरीके से बने हों, अच्छे तरीके से, एक्चुअल में प्रैक्टिकल तरीके से बने हो, तो ये वाला जो रीज़न है, जस्टिफिकेशन और पर्पस वाला रीज़न, कम से कम ये वाले रीज़न के आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं रिफ्यूज़ल में। इसके बाद अगर कोई डाउट रह जाता है उसको इंटायरली इंटेंशन पे रह जाता है कि आप वापस आएंगे। उस केस में हमने ढेरों बार डिस्कस किया कि वापस आने के कैसे रीजंस बना सकते हैं। अगर फिर भी आप इसकी क्लैरिफिकेशन चाहते हैं कि इसको कैसे बनाया जा सकता है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं और हम आने वाले दिनों में इसकी इन्फॉर्मेशन भी अपलोड करेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें हमारे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि उन सभी क्वेश्चंस के हम आंसर्स अपलोड करते रहें। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।